इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिकी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा है जीव तथा उसके जो भौतिक पर्यावरण है, जीव तथा उसका जो भौतिक पर्यावरण है उसके बीच होने वाली पारस्परिक अंतःक्रियाओं, जीव तथा उसके भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन यह है कि जीव तथा उसके जो भौतिक पर्यावरण है उसके बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाएं, अर्थात जो जीव है, जीव और भौतिक जो पर्यावरण है तो उसके बीच जो संबंध है वो ही क्या है, इकोलॉजी है। ठीक है। तो जो जीव और उसका जो भौतिक पर्यावरण है उसके बीच जो पारस्परिक अंतर संबंध है, जो क्रियाएं करते हैं, जो पर्यावरण उसके बीच जो क्रिया करते हैं वही इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए, इकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, तो इसलिए ये ग्रीक शब्द है। तो इसको दो भाग में बांट दें तो ये शब्द बना है आइकोस और लोगस। आइकोस का मतलब हैबिट, हैबिट का मतलब है वासस्थान, और टू स्टडी का मतलब है अध्ययन। ठीक है। लोकस का मतलब हैबिटेट, और वो सॉरी ओइकस, ओइकस का मतलब हैबिटेट जिसका अर्थ है वासस्थान, और लोकस का अर्थ है टू स्टेट का अध्ययन। तो इकोलॉजी जो जो जीव जिस पर्यावरण में, जिस भौतिक पर्यावरण में वो वास करता है, निवास करता है, वो उसके साथ जो क्रिया दर्शाता है, जो अंतर संबंध दर्शाता है, वही इकोलॉजी है। तो इस प्रकार से इकोलॉजी जीव तथा उसके भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोलॉजी शब्द कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, इसको वो देखते हैं। तो इकोलॉजी शब्द ई हैकल, तो ई हैकल नाम है, हैकल ई, इकोलॉजी शब्द ई हैकल द्वारा दिया गया। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द ऐसे ई हैकल ने दिया। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम विश्वसनीयता में लोगों के बीच इसको जो लाया, जो विश्वसनीयता में लिया, वो रेटर ने। ये याद रखिए, बहुत सी एग्जाम पूछा गया है कि सर्वप्रथम विश्वसनीयता में से प्रयोग किया किसने लाया, रेटर ने। ठीक है, ये याद रखना। फादर ऑफ इकोलॉजी, जो एक पारिस्थितिकी विज्ञान है उसका जो पितामह है उस रेटर को कहा गया है, रेटर को। ठीक है। शब्द एच हैकल ने दिया था, लेकिन इसका फादर कौन है, फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर। ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो इंडियन इकोलॉजी को प्रोफेसर रामोदया मिश्रा, ये क्या नाम है, प्रोफेसर रामोदया मिश्रा। इसको शॉर्ट में प्रोफेसर आर मिश्रा, आर मिश्रा, इसे शॉर्ट में प्रोफेसर आर मिश्रा भी बोलते हैं। तो ये इंडियन जो इकोलॉजी है उसके पिता हैं। ठीक है। वॉर्मिंग एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है, वॉर्मिंग साइंटिस्ट है। उन्होंने सबसे पहले पादपों के लिए इकोलॉजी शब्द का पहली बार उपयोग किया था। ये पीएम नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि पादपों के लिए सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का उपयोग किसने किया था, तो वॉर्मिंग ने। ठीक है। तो इस प्रकार से इकोलॉजी शब्द किसने, ऐसे करने, और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल लाया रेटर ने, और फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोवार मिश्रा, और वॉर्मिंग ने सबसे पहले पादपों के अध्ययन के लिए इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया था रेटर द्वारा। तो हम पहले देखते हैं कि इकोलॉजी, तो हमने बताया कि वॉर्मिंग ने पादपों के लिए सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया था। तो उसके देखते हैं कि पारिस्थितिकी जो जीव संगठन है वो किस आधार पर है। तो मूल रूप से पारिस्थितिकी जो जीव संगठन है उसको 4 स्तर में बांटा गया है, उसको 4 स्तर में बांटा गया है। तो नंबर 1 है जीव, नंबर 2 समष्टि, और नंबर 3 समुदाय, और नंबर 4 जीवों। तो हम देखते हैं कि जीव, वैसे इसको मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है, और वैसे तो ये आप देख रहे हैं कि ये 7 भाग है टोटल। तो ऑर्गेनिज्म बोले तो जीव, तो टोटल से ही देख लेते हैं।
मुख्यतः चार हैं, जीव, समष्टि, समुदाय और जीव। और वैसे विस्तार देखें तो सात हैं, तो वो देख लीजिए, जीव, पॉपुलेशन, समष्टि, समष्टि और कम्युनिटी, समुदाय। कम्युनिटी, समुदाय, समुदाय से इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। और पारिस्थितिक से लैंडस्केप, लैंडस्केप आज के जो मतलब कि इकोसिस्टम के बाद जो वातावरण है उसको लैंडस्केप, लैंडस्केप से बायोम, बायोम बोले तो जीवों, और जीवों से जीवमंडल, टोटल जो जीवमंडल है उसका निर्माण हो गया। तो आप देख लेते हैं कि मूल रूप से पारिस्थितिक जीव संगठन उसको चार भागों में डिवाइड किया गया है, जीव, समष्टि, समुदाय और जीवों। और वैसे ही साथ है तो आप के देख लीजिए, ऑर्गेनिज्म जो जीव है, तो जीव क्या है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। जीव की डेफिनेशन है प्रकृति का प्रत्येक सजीव घटक, ये डेफिनेशन याद रखिए जीव की, कि प्रकृति का प्रत्येक सजीव घटक जीव कहलाता है, ऑर्गेनिज्म कहलाता है, ठीक है। प्रकृति का प्रत्येक सजीव, सजीव घटक जीव कहलाता है। अब समष्टि, समष्टि क्या है? समष्टि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जनसंख्या या समष्टि या पॉपुलेशन एक ही बात है। तो समष्टि है कि एक ही जाति के जीवों का समूह, ठीक है। एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि या पॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है। जीव की प्रजाति देख लें कि प्रकृति का प्रत्येक सजीव घटक जीव कहलाता है, और एक ही जाति या एक ही प्रजाति या एक ही जीव के या एक ही जाति, एक ही प्रजाति या एक ही प्रजाति के समूह, जो एक ही प्रजाति के जो समूह है वो समष्टि या पॉपुलेशन कहलाते हैं। और समुदाय, समुदाय एक से अधिक जातियों के समूह, एक से अधिक जातियों के समूह तथा जो पेड़ पौधे हैं वो मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक से अधिक प्रजाति समूह, एक से अधिक प्रजाति समूह समुदाय, याद रखना, एक से अधिक प्रजाति समूह समुदाय, और एक ही प्रजाति के समूह समष्टि कहलाएंगे, ठीक है। और ये सारे मिलकर के इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र में बहुत फर्क है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी ये पूरी है, ये इकोलॉजी मतलब कि समस्त पृथ्वी एक इकोलॉजी है, जबकि इकोलॉजी का एक पार्ट पारिस्थितिक या इकोसिस्टम है। याद रखें कि संपूर्ण पृथ्वी इकोलॉजी है, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट है वो इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो पारिस्थितिक से लैंडस्केप, लैंडस्केप से जीवोम, जीवों का निर्माण हो गया कि जीवों का निर्माण हो, पेड़ पौधों निर्माण का मतलब कि इकोलॉजी, और जीवों से जीवमंडल, यानी कि पूरे एक जो इकोलॉजी है उसका निर्माण हो गया। तो मूल रूप से पारिस्थितिक के जीव संगठन को चार भागों में बांटा गया, जीव, समष्टि, समुदाय और जीवों। तो जीव की वजह से किस प्रकृति का प्रत्येक सजीव घटक जीव कहलाता है, और समष्टि पॉपुलेशन एक से अधिक प्रजातियों के जीवों का समूह पॉपुलेशन, और बहुत से एक से अधिक प्रजातियों के समूह तथा पेड़ पौधों का जो समूह है जो कम्युनिटी या समुदाय कहलाता है। और ये तीनों मिलकर के जीव, समष्टि और समुदाय मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, और ये मिलकर के जीवों द्वारा टोटल जीव मंडल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इकोलॉजी एक बहुत बड़ी शाखा है और पारिस्थितिक तंत्र एक छोटी है। अब है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। तो पहली बात कर लेते हैं हम इकोलॉजी की, और इकोलॉजी क्या है उसके बारे में। अब है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। देखिएगा इकोलॉजी और पारिस्थितिक तंत्र में बहुत फर्क है। इकोलॉजी एक संपूर्ण जो जीव और वातावरण उसका संपूर्ण अध्ययन है, और जबकि पारिस्थितिक या इकोसिस्टम एक इकोलॉजी का सिर्फ एक पार्ट, एक भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि इकोलॉजी शब्द आया कहाँ से।
वह इसका निर्माण किस प्रकार, तो देख लीजिए इकोलॉजी शब्द एजी टेंसले, ये एक साइंटिस्ट का नाम है एजी टेंसले। एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र, सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम नाम दिया, और इसी कारण से इन्हें नई एजी टेंसले दे। और ओडम है, उन्होंने पारिस्थितिकी जो तंत्र है या इकोसिस्टम है उसकी एक नई डिफिनेशन दी कि पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कि जैसे कि हमारे शरीर की को हमारे जैसे कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, उसी प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र है या इकोलॉजी है, इकोलॉजी का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अर्थात इकोसिस्टम मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो मतलब कि जो पारिस्थितिकी इकोलॉजी है वो पारिस्थितिक तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक छोटी इकाई है। इसके बिना इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की कल्पना संभव नहीं है। तो यह डेफिनेशन देने के बाद इकोसिस्टम याद रखना, इकोलॉजी फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर, और फादर ऑफ इकोसिस्टम, फादर ऑफ इकोसिस्टम एपी ओडम, ओडम भी साइंटिस्ट है, ये फादर ऑफ इकोसिस्टम, और जबकि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, रेटर, रेटर, ये याद रखना, फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर, जबकि फादर ऑफ इकोसिस्टम ओडम। ठीक है, और ओडम ने डिफरेंस दी कि पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। और वैसे ये तो ओडम ने इसकी डेफिनेशन दी थी, और वैसे जो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है वो है कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समस्त जैविक है बायोटिक और अजैविक है एबायोटिक, जैविक मतलब बायोटिक है और अजैविक मतलब एबायोटिक। ठीक है, जैविक व अजैविक घटकों के समूह को इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि जो इकोसिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है कि जैविक और अजैविक जो घटक हैं उनसे मिलकर के इकोसिस्टम बना है। ठीक है, तो ये जैविक और अजैविक बायोटिक एबायोटिक क्या है ये देखते हैं इससे आगे। उससे पहले देखते हैं कि इकोसिस्टम को इको नाम से बोलते हैं पारितंत्र। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूजन हो कि पारितंत्र क्या, आपने जरूर बताया नहीं। ठीक है, तो पारितंत्र या इकोसिस्टम एक ही बात है, या पारिस्थितिक तंत्र एक ही बात है। तो इसको दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित। मतलब कि एक तो आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। तो नेचुरल पारितंत्र उसमें समझते हैं कि इसमें मानव को हस्तक्षेप नहीं है। तो जैसे इसको दो भाग जलीय और स्थलीय, और फिर जलीय को भी दो भाग में बांटा गया है, जलीय को भी दो भाग में बांटा गया है, शौच जलीय, शौच जलीय और एक लवणीय। ठीक है, तो शौच जल में तो नदी तालाब वगैरह याद आएंगे, और लवणीय में समुद्र याद आएंगे, कुछ जो झीलें हैं वो आ जाएंगी जलीय में। तो ध्यान रखना, जो प्राकृतिक जो पारितंत्र है उसको दो भागों में जलीय और स्थलीय। फिर जलीय को भी दो भागों में, शौच जलीय और लवणीय। शौच जलीय में नदी तालाबे कुछ झीलें आ जाएंगी, और जबकि जो लवणीय है उसमें समुद्र आ जाएगा। और जब ये जलीय हो गया स्थलीय में घास वन इत्यादि ये जो पारितंत्र है ये आ जाएंगे स्थलीय में। और मानव निर्मित में खेत बगीचे इक्वेरियम। तो इक्वेरियम क्या है, आप जानते हैं कि इक्वेरियम एक प्रकार से कि एक सिस्टम में एक बंद तंत्र है जिसके अंदर एक जीव के सरवाइव करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां एवं उपयुक्त वातावरण रहता है, वो इक्वेरियम है। तो इस प्रकार से मानव निर्मित खेत बगीचे और इक्वेरियम आ जाएगा। इस प्रकार से पारितंत्र दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक और मानव निर्मित, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल को दो में जलीय स्थलीय, जलीय को दो में शौच जलीय और लवणीय। शौच जलीय में नदी तालाबे और लवणीय में समुद्र और झीलें, और स्थलीय में घास और मानव निर्मित बगीचे आ जाएंगे। इस प्रकार से फादर ऑफ इकोसिस्टम ओडम और फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर। ये याद रखना, नहीं कंफ्यूजन होता है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया कि ओडम और से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है।
तो याद रखना, फादर ऑफ इकोसिस्टम ओडम और फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर। तो इकोसिस्टम जो कि इसकी डेफिनेशन थी कि जो पारितंत्र है उसके जैविक और अजैविक घटक मिलकर के इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उसके जो जैविक घटक है उसके बारे में, जो उसके जो घटक है उसके बारे में देखते हैं। उस घटक को दो भागों में बांटा गया है। जैविक बोले तो बायोटिक और अजैविक बोले तो एबायोटिक। ठीक है, तो बायो सबसे पहले इसका जो चार्ट है उसके द्वारा समझ लेते हैं कि जो जैविक है, जो बायोटिक है, उसको दो भागों में बांटे। उत्पादक या स्वयंपोषी बोलते हैं, स्वयंपोषी। ठीक है, स्वयंपोषी, जिसमें कि समस्त पेड़ पौधे आते हैं, समस्त पेड़ पौधे और कुछ जो रसायन संश्लेषी जो केमिकल सिंथेसिस जो बैक्टीरिया हैं वो भी इसमें आते हैं। तो उत्पादक, उपभोक्ता या इसको गुरु उपभोक्ता बोलते हैं, गुरु। उपभोक्ता गुरु उपभोक्ता एक ही बात है। अपघटक और अपमार्जक। ठीक है, उपभोक्ता सबसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक या अपमार्जक। तो उपभोक्ता के बारे में देख लेते हैं। तो ये तीन प्रकार है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, शीर्षस्थ तृतीय या सर्वाहारी उपभोक्ता बोल सकते हैं इसको। मतलब कि टॉप कंज्यूमर है, इसका इंग्लिश देख लीजिएगा कि उत्पादक उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, उपभोक्ता को कंज्यूमर बोलते हैं और अपघटक डिकम्पोज बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों देख लेते, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता उपभोक्ता चलेगा इसमें। तो इसको गुरु उपभोक्ता और इसको अपघटक बोलते हैं। गुरु उपभोक्ता क्यों बोलते हैं? गुरु उपभोक्ता इसको क्यों बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह गुरु उपभोक्ता क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह अपने जो कार्बनिक भोजन है उसका पाचन अपने शरीर के अंदर करते हैं। ध्यान से सुनना, जो गुरु उपभोक्ता की डेफिनेशन क्या है, इसको गुरु उपभोक्ता क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है उसका पाचन या अपघटन ये स्वयं अपने शरीर के अंदर करते हैं। अर्थात पहले अंतःग्रहण और फिर पाचन होगा। अंतःग्रहण तत्पश्चात पाचन। ये याद रखना। गुरु उपभोक्ता क्या है कि पहले तो जो भोजन में कार्बनिक पदार्थ है उसको अंतर्ग्रहण करेगा, उसके बाद में उसके तत्पश्चात वो उसका पाचन करेगा। तो इसको गुरु उपभोक्ता बोलते हैं कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ को पहले अपने शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण करेगा, उसके बाद उसका पाचन करेगा, डाइजेशन करेगा। और अपघटन क्या है, ये पहले उसका अपघटन करते हैं और फिर उसको मतलब कि जटिल पदार्थों को सरल भागों में तोड़ करके अपने भोज्य पदार्थ के रूप में काम कर लेते हैं। अर्थात इसमें उल्टा है, अपघटन या अपमार्जक में उल्टा है कि पहले तो क्या होगा, पाचन होगा और फिर वो अंतःग्रहण होगा। कि जो अपघटक हैं जो कि जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस, कवक बोले तो कवक। ठीक है, तो ये पहले उसका पाचन करते हैं और उसके बाद अंतर्ग्रहण करते हैं, जबकि गुरु उपभोक्ता पहले अंतर्ग्रहण करते हैं उसके बाद ही पाचन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें कि गुरु उपभोक्ता क्या है और अपघटक क्या है। और उत्पादक जानते हैं, सभी स्वयंपोषी जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयंपोषी उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता जो कि उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता। और अपघटक जो किसी वस्तु या जीव का अपघटन कर देते हैं या उसे एक प्रकार से जो मिट्टी में मिला देते हैं उसका अपघटन कर देते हैं या उसको मार देते हैं, उसकी डेथ कर देते हैं, वो अपघटक कहलाता है। इस प्रकार से उपभोक्ता या गुरु उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, शीर्षस्थ या मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता भी बोल सकते हैं। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता जो कि स्वयं पशुपालन पर निर्भर रहता है। प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर तो गाय जो भी समस्त स्तनधारी पशु, याद रखना, बेस्ट एग्जांपल है प्राथमिक उपभोक्ता समस्त स्तनधारी पशु। जो भी आप गाय, भैंस, हिरण देखते हैं स्तनधारी में आते हैं, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता में ये जो कि किसके उत्पादक पर या स्वयं उत्पादक पर निर्भर रहती है। द्वितीय उपभोक्ता जो इन पराश्रित हो, प्राथमिक उपभोक्ता पराश्रित द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली ये। और शीर्ष उपभोक्ता
जो इन तीनों का गठन करते हैं, या हमारे साथ जो जो मेरे जैसे मानव, शेर, बाज, ये शीर्ष उपभोक्ता में आएंगे। तो हम इसको डिटेल से देखते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट देखते हैं, बायोटिक जो जैविक घटक है उसको देखते हैं। सॉरी मैं आपको उसमें अजैविक घटक के बारे में नहीं बताया। अजैविक घटक आप जानते हैं कि जो भी वातावरण का जो निर्जीव पदार्थ है अजैविक घटक में आता है, जैसे जलवायु, ताप, दाब, जल, वायुमंडलीय दाब, वायु, है ना, ये जल, ये तापक्रम, ये सारे अजैविक या एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो पहले बायोटिक देख लीजिएगा। बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। वे सभी पादप जो कि प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण, ये याद रखना, प्रकाश सिंथेसिस, लाइट सिंथेसिस एंड केमिकल सिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। या शॉर्ट में डेफिनेशन दें तो वे पादप जो अपना भोजन, या वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रोड्यूसर या उत्पादक कहलाते हैं। तो ये किस प्रकार से भोजन बनाते हैं? आप जानते हैं कि वह सूर्य की उपस्थिति में, ये सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को लेते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। इसमें रासायनिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इस कारण, यानी कि जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इस कारण इन्हें ट्रांसड्यूसर या बोले तो परिवर्तक कहते हैं। ठीक है, परिवर्तक कहते हैं। आप बता दो ट्रांसड्यूसर या परिवर्तक शब्द किसने दिया था? आप बताओ तो बताइए, ये किसने दिया था? ये दिया था प्रोफेसर इजे कोरमोंडी। ये नीट 2016 में, नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसड्यूसर या परिवर्तक शब्द निम्न में से किसने दिया था? तो आप याद रखिएगा कि जो ट्रांसड्यूसर जो वर्ड है, जो ट्रांसड्यूसर या परिवर्तक जो वर्ड है, उसको प्रोफेसर इजे कोरमोंडी ने दिया था। ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देख रहे प्रोड्यूसर जो वे पादप या वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रोड्यूसर या उत्पादक कराते हैं। ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इस कारण इन्हें प्रोड्यूसर, परिवर्तक या प्रोड्यूसर, ये सॉरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। उदाहरण के समस्त पादप, भाई जो अपना भोजन बनाते हैं वो पादप, सूर्य के द्वारा पादप। इसके अलावा शैवाल बोले तो एल्गी और कुछ जीवाणु कौन से? केमिकल सिंथेसिस यानी रसायन संश्लेषण या पिगमेंट जीव वर्णक होता है, वो जीवाणु इस कैटेगरी में आएंगे प्रोड्यूसर में। यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो प्रोड्यूसर उत्पादक कहलाते हैं। नंबर 2 है कंज्यूमर, मतलब कि उपभोक्ता या गुरुभोक्ता। एक ही बात आप मैंने बताया था, गुरुभोक्ता क्या है कि जो पहले अंतरंगन करेगा और उसके बाद ही पाचन करेगा, तो ये कंज्यूमर है। तो ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि वे शॉर्ट में से बोलते हैं क्योंकि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो कंज्यूमर या उपभोक्ता कहलाते हैं। वो चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वैसे तो बता दूं तो वो कंज्यूमर 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर, शीर्षस्थ उपभोक्ता। इस प्रकार से 3 प्रकार के कंज्यूमर है। और प्रोड्यूसर में आपको बता दिया। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो ट्रांसड्यूसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इस कारण ट्रांसड्यूसर परिवर्तन करते हैं। और ये ट्रांसड्यूसर शब्द किस वजह से? प्रोफेसर कोरमुंडी ने दिया था ट्रांसड्यूसर शब्द। तो
देखते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता, सबसे पहले ग्रुप होता है जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं, कि ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष रूप से, सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से, क्योंकि इनके अलावा जो प्राथमिक होता है इनके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करें, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों, ठीक है, उत्पादकों, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। कौन प्राथमिक उपभोक्ता है वो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ और सिर्फ उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, इनके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनको द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं क्योंकि ये पौधों से प्राप्त भोजन का पाचन करके कोशिकाओं में जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनको द्वितीयक उत्पादक, कौन सा द्वितीयक उत्पादक कहते हैं क्योंकि ये पौधों से प्राप्त भोजन का पाचन करके अपनी कोशिकाओं में जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। कि उत्पादक किसे कहते हैं, जो सबसे पहले जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता से डायरेक्टली द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में उत्पादक के बाद में डायरेक्ट प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ये द्वितीयक उत्पादक इस प्रकार से नंबर 2 आता है इस प्रकार, क्योंकि ये सिर्फ पौधों से प्राप्त भोजन का पाचन करते हैं, इस प्रकार से द्वितीयक उत्पादक कहलाएंगे। ठीक, कौन कौन से, समस्त स्तनधारी पशु जैसे गाय, बकरी, हिरण और समस्त पादप परजीवी। ये याद रखना, समस्त पादप परजीवी कौन से में आएंगे, इसमें प्राइमरी उपभोक्ता में आएंगे। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता कि ये प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, सीधी बात है कि सीधी सी बात है कि भाई प्राथमिक उपभोक्ताओं पर जो डिपेंड करता है द्वितीय उपभोक्ता रहेंगे। इन्हें प्राथमिक मांसाहारी या परभक्षी कहते हैं। प्राथमिक मांसाहारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ताओं का डाइजेशन या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे बकरी है, बकरी को जो कुत्ता है वो खा सकता है, शेर खा सकता है, हिरण को शेर खा सकते हैं। इस प्रकार से ये मांसाहारी है और ये शाकाहारी है, इस प्रकार से प्राथमिक मांसाहारी कहलाएंगे या परभक्षी, इनका भक्षण करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, सर्प और समस्त जंतु परजीवी। ये याद रखना, समस्त जंतु परजीवी जैसे इकोलाई जो जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है वो किस में आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता, इसके लिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया, हम हो गए, और द्वितीयक उपभोक्ता खुद हो गए। ठीक है, तो समस्त जंतु परजीवी में आएंगे। एक बात नोट याद रखना, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कीटाहारी पादप हैं, जो कीटाहारी पादप हैं वो उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये कीटों को खाते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। याद रखना, जो मैंने नोटिस लगाया कि जो कीटाहारी पादप हैं वो उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये कीटों को खाते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार से जो कीटाहारी पादप हैं वो दोनों की भूमिका निभाते हैं, उत्पादक और द्वितीयक उपभोक्ता। इस प्रकार से देखते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंडेंट द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक पर द्वितीयक, इस प्रकार से एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। शीर्षस्थ उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी उपभोक्ता बोल सकते हैं, जो कि ग्रुप होता है सबसे लास्ट का है शीर्षस्थ उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर किसे बोलते हैं कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं परंतु इनका कोई शिकार नहीं कर सकते। अलग प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं, इनको और कोई जंतु या प्राणी इनका भोजन नहीं कर सकता, ये ही किसी और का भोजन कर सकते। इस प्रकार से ये प्राथमिक द्वितीयक प्रकार के उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, जो कि शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण के शेर, बाघ, मोर, मानव, ये क्या है, शीर्ष उपभोक्ता है, इनका कोई शिकार नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार से शीर्ष उपभोक्ता कहलाएंगे। आपको एक बात बताता हूँ कि सर्वाहारी का भी कई बार पूछ लेते हैं सर्वाहारी कौन कौन है, तो इसमें सर्वाहारी मानव भी है, इसमें सर्वाहारी मानव, मोर, तिलचट्टा, लेकिन तिलचट्टा शीर्षस्थ उपभोक्ता नहीं, याद ध्यान रखना, तिलचट्टा शीर्षस्थ उपभोक्ता नहीं है बल्कि सर्वहारी है। ठीक है, सर्वहारी है। और
कोवा, कोवा भी सर्ववारी है, तिलचट्टा भी सर्ववारी है, मानव भी सर्ववारी, मोरचट्टा सर्ववारी है, लेकिन तिलचट्टा कोवा शीर्षस्थ भुगतान नहीं है। ये क्या है, ये 5 से क्या है, सर्ववारी, ठीक है। मोर, मानव, तिलचट्टा, कोवा ये सारे सर्ववारी है, ठीक है। अपघटन ऐसे जीव जो मृत जंतुओं पादपों का अपघटन करते हैं, ये भूमि में पुनः लौटाते हैं, मतलब कि भूमि को तुरंत दान कर देते हैं। इस कारण इन्हें रिड्यूसर, ट्रांसफॉर्मर और प्रासरण जीव, रिड्यूसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भूमि में फिर से खनिज लवणों के रूप में, खनिज के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका रिड्यूसर, ट्रांसफॉर्मर और परासरण जीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए कवक और जीवाणु, ये इस सृष्टि के अपमार्जक कहलाते हैं, क्योंकि अपमार्जक गंदगी की सफाई करते हैं। इस प्रकार से ये भी जो मृत जीव जंतु उनकी सफाई करके उनको भूमि में मिलाते हैं, ठीक है। ये जैव भू रासायनिक चक्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो जैव भू रासायनिक चक्र जैसे कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जो भी चक्र हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि ये अपन करेंगे तभी तो ये चक्कर चलता रहेगा, ठीक है। ये बातें एक नोट, अब ये बात ध्यान रखना, जो गिद्ध है, गिद्ध, ठीक है, गिद्ध एक पशु है, तो गिद्ध एक जीव है जो कि अपघटक है। ध्यान रखना, गिद्ध भी अपघटक है, क्योंकि यह मरे हुए, और देखना, मरे हुए जीवों को खाता है और मल के रूप में भूमि में वापस से मिला देता है। तो इस प्रकार से ये भी एक अपघटक का कार्य करता है। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि अपवाद विधियों पर निम्न में से अपघटक या अपमार्जक है, और इनमें से ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको गिद्ध मिले तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये मरे हुए जीवों को खाता है और मल के रूप में वापस उनको भूमि में त्याग देते हैं। इस प्रकार से चक्कर चलता रहता है। तो मैंने आपको ये टोटल जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैविक घटक है, उसके बारे में बता दिए। तो अब आप अजैविक घटक या एबायोटिक हैं उनके बारे में देख लीजिएगा। अजैविक घटक, ठीक है, अजैविक घटक, एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अजैविक घटक, अजैविक घटक में जो भी निर्जीव पदार्थ है, जो निर्जीव है उनको लिया गया है, देख लीजिएगा। सबसे पहले कार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायुवीय, जलवायुवीय, इसको जलवायुवीय या फिर जलवायु या भौतिक, भौतिक कारक, तीन में बांटा गया अजैविक को, कार्बनिक, अकार्बनिक, जलवायु और भौतिक, तीन बांटा। तो कार्बनिक में तो वो आएगा जिसमें कार्बन मौजूद होगा, सीधी सी बात, जिसमें कार्बन मौजूद, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, ये जब जिनमें भी कार्बन प्रेजेंट होगा, सी साइकिल, जिनमें भी कार्बन प्रेजेंट होगा वो कार्बनिक घटक में आएगी, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन एब्सेंट होगा, जैसे खनिज तत्व, पोटेशियम, सल्फर, Mg, ये किस में आएंगे, अकार्बनिक में। फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो भी चक्र है वो सारे के सारे अकार्बनिक में, और जलवायु में वायु,
मंडलीय दाब, तापक्रम, प्रकाश, जल, आर्द्रता इत्यादि जो भी अजैविक घटक हैं, जो भौतिक कारक है, वो सारे इसमें हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अजैविक घटक क्या है और बायोटिक को हम देख लिए। बायोटिक क्या है, जो भी सजीव लिविंग है वो बायोटिक है और जो निर्जीव वो अजैविक है। इस प्रकार से ये टोटल इकोलॉजी और इकोसिस्टम हो गया। तो पारिस्थितिकी और इसमें आपको कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और चैनल को लाइक में सब्सक्राइब जरूर कर लें।